अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोथेरेपी में टॉपिक जो पढ़ना है वो है कंप्रेशन। तो कंप्रेशन बेसिकली क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स या कोई भी ऐसी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ऑन अ पार्ट ऑफ बॉडी या ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो उसको कहते हैं, जो इंक्रीज़ करता है आपके बॉडी पार्ट पे या बॉडी सरफेस पे एक्सटर्नल प्रेशर, उसको आप कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन जो है वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? फ्लूइड बैलेंस और सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, और ये स्टैटिक या इंटरमिटेंट हो सकता है। स्टैटिक का मतलब है कि आप जो है कंप्रेशन या रिलैक्सेशन जो है वो अल्टरनेटिवली जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बॉडी पार्ट। लेकिन इंटरमिटेंट ये है कि उसमें आपने एक बॉडी पार्ट पे कंप्रेशन अप्लाई की, उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद दूसरे बॉडी पार्ट पे अप्लाई करना शुरू कर दी कंप्रेशन फोर्स, तो उसको कहते हैं इंटरमिटेंट कंप्रेशन। उसके बाद कंप्रेशन जो है वो पहले डिस्टल एरिया पे अप्लाई की जाती है, देन आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं टुवर्ड्स प्रॉक्सिमल एरिया। इफेक्ट्स इसके क्या होते हैं एक्सटर्नल कंप्रेशन के? इफेक्ट्स एक्सटर्नल कंप्रेशन के ये होते हैं कि इसमें इम्प्रूव्ड वीनस और लिम्फेटिक सर्कुलेशन होती है, कि ये डिपेंड करती है आपके प्रेशर पे और नेचर ऑफ डिवाइस यूज्ड पे। उसके बाद इसमें स्टैटिक और इंटरमिटेंट कंप्रेशन दोनों यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ब्लड वेजल्स और लिम्फेटिक वेजल्स के अराउंड जो इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होती है उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और इससे क्या होता है आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द वेजल्स टू आउटसाइड वो जो है वो प्रिवेंट हो जाता है या लिमिट हो जाता है। ये क्या करता है, ये रिटर्न जो है ऑफ फ्लूइड टू द वेजल जो है उसको मेंटेन करवा रहा होता है इस तरह से। देन उसके बाद इंटरमीडिएट कंप्रेशन जो है वो स्टैटिक से ज़्यादा इफेक्टिव होती है अपने मिल्किंग इफेक्ट की वजह से। मिल्किंग इफेक्ट क्या होता है? उसमें सिस्टोलिक कंप्रेशन ऑफ कोरोनरी वेजल्स विद पार्शल और कंप्लीट डीकम्प्रेशन ड्यूरिंग डायस्टली, ये होता है आपका मिल्किंग इफेक्ट। Systolic compression of coronary vessels with partial or complete degeneration during diastole। तो ये होता है आपका मिल्किंग इफेक्ट। उसके बाद इसमें आ जाता है लिमिट्स द साइज एंड शेप ऑफ टिश्यूज़। ये प्रोवाइड करता है कंप्रेशन शेप एंड फॉर्म टू द टिश्यूज़ या न्यू टिश्यूज़ फॉर्मेशन आफ्टर एम्प्यूटेशन, और ये एक्ट करता है एज अ सेकेंड स्किन लेयर। ये इसके यूजेस ये होते हैं कि ये आफ्टर एम्प्यूटेशन ऑफ अ लिम्ब जो है वो यूज़ किया जाता है। ओवर डैमेज स्किन ड्यू टू बर्न उसमें यूज़ कर सकते हैं, ओवर द एडिमेटस लिम्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर थर्ड इसका इफेक्ट आ जाता है इंक्रीजेस टिश्यू टेम्परेचर। उसमें ये टिश्यू टेम्परेचर एक एरिया का इंक्रीज़ करता है जहाँ पे कंप्रेशन या कंप्रेशन डिवाइसेस या कंप्रेशन गारमेंट्स अप्लाई किए होते हैं। हीटिंग इफेक्ट जो है वो ड्यू टू इंसुलेशन ऑफ टिश्यूज़ डेवलप हो रहा होता है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम्स की वजह से, जिसमें कोलेजिनेज आ जाता है जो ब्रेक डाउन करता है आपके कोलेजन को, इंक्रीज़ करता है आपके टेम्परेचर को और कंट्रोल करता है टिश्यू की फॉर्मेशन को। देन आपकी आ जाती हैं क्लिनिकल इंडिकेशंस ऑफ कंप्रेशन। सबसे फर्स्ट आ जाती है एडीमा। एडीमा को कंट्रोल करने के लिए हम कंप्रेशन अप्लाई करते हैं। उसमें कॉजेज़ ऑफ एडीमा पहले बताए हुए हैं कि नॉर्मल प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस ऑफ द बॉडी, उसको एडीमा कहते हैं। नॉर्मल फ्लूइड इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन होता है बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो डिटरमिन करता है आपका ब्लड प्रेशर और ग्रेविटी को। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स आउटसाइड एंड इनसाइड द ब्लड वेसल्स को डिटरमिन कर रहा होता है। उसके बाद हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर होगा तो वो फ्लूइड को पुश करता है टू मूव आउट ऑफ द वेजल्स। अगर नॉर्मल होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइडली हायर मिलेगा, वेरिएशन थोड़ी सी मिलेगी। और उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा
वेरिएशन में ज़्यादा मिल रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मतलब इन दोनों का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है अगर, तो उसमें माइल्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो पुश हो जाएगा आउट ऑफ द वेजल्स, फिर फ्लूइड जो है उसमें टेकन अप हो जाएगा बाय द लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड रिटर्न्स टू वीनस सर्कुलेशन एंड टू हार्ट, और इस फ्लूइड को आप कहते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड। उसके बाद हेल्दी डाइट, गुड वास्कुलर सिस्टम और लेवल ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन रिटर्न ऑफ फ्लूइड बैक टू द हार्ट। उसके बाद आपका आ जाता है एडीमा ड्यू टू वीनस इनसफिशिएंसी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन वेन्स जो है वो आपका आर्टरी लेवल पे या आर्टीरियल एंड पे 4.6 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है और एंकल पे 90 मिलीमीटर ऑफ Hg। अगर प्रेशर जो है आउटसाइड से ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ काफ मसल जो है वो राइज कर जाता है और 200 मिलीमीटर Hg तक पहुंच जाता है, तो ये प्रेशर फ्लूइड को अपवर्ड मूव करने में हेल्प करता है बैक टू द हार्ट और ये प्रिवेंट करता है उसके बैक फ्लो को। ड्यू टू दिस एक्सटर्नल प्रेशर इनसाइड द वेन्स जो है इस प्रेशर के एक्सीड होने की वजह से वेन्स के अंदर वाला जो प्रेशर है वो फॉल कर जाता है टू 10 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और ये रीफिलिंग ऑफ वेन्स जो है वो कॉज करता है। फिर लिम्फेडिमा आ जाता है, लिम्फेटिक फ्लूइड फ्लो जो है वो लिम्फेटिक वेजल्स में ड्यू टू हायर प्रोटीन कंसनट्रेशन जो है वो प्रेजेंट होता है और लिम्फ नोड्स में और लिम्फ वेजल्स में मिलता है या इंटरस्टिशियल स्पेसेस में मिलता है। कॉजेज इसके होते हैं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ वेजल्स हो सकती है, डिक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मा, और आपके पास आ जाता है नॉर्मल रेंज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, उसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि कितनी होती है, तभी आपको वेरिएशन का पता चल जाएगा। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एडीमा में डिस्ट्रिक्ट्स ROM लिमिट्स द फंक्शंस, पेन, परसिस्टेंट क्रॉनिक लिम्फेडिमा, और फिर यूजेज हम देखना है कि हाउ कंप्रेशन रिड्यूसेस एडीमा। तो उसमें ये बताया हुआ उन्होंने कि अगर एक्सटर्नल इंक्रीज़ हो जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर आप इंक्रीज़ करते हैं ड्यू टू कंप्रेशन जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अल्टीमेटली इंक्रीज़ ही होना होता है। वो क्या करता है, वो फ्लूइड को वेजल्स के अंदर रहने पर फोर्स करता है और कुछ कंडीशन में बैक मतलब फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेसेस बैक वो मूव करता है इनटू द वेजल्स। फिर सेकंड आ जाता है इसकी इंडिकेशन प्रिवेंशन ऑफ DVT। DVT मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस आ जाती है कंडीशन। DVT जो हैं वो डीप वेन्स में कॉमन होती हैं जिसमें पुअर ब्लड सर्कुलेशन कॉज हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है ब्लड वेजल्स की। इफेक्ट्स ऑफ कंप्रेशन कैसे हो सकती है, ये क्या करता है कंप्रेशन जो है इसमें वीनस रिटर्न को प्रमोट कर रहा होता है, तो DVT इस तरह से ये प्रिवेंट कर सकता है। उसके बाद इंटरमिटेंट कंप्रेशन जो है वो टिश्यू फैक्टर पाथवेज जो हमने फिजियोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोगों ने कोएगुलेशन में, उनको प्रिवेंट कर रहा होता है या इनहिबिट करता है, जिस वजह से ब्लड कोएगुलेशन स्टार्ट होती है, तो उसको प्रिवेंट करेगा, तो अल्टीमेटली DVT जो है वो आपकी प्रिवेंट हो जाती है। उसके बाद ये थ्रोम्बाई को जो है बाय फाइब्रिनोलिटिक एक्टिविटी जो है वो डिग्रेड कर देता है और उस वजह से आपका DVT प्रिवेंट हो जाता है। थर्ड आ जाता है वीनस स्टेटिक या स्टेसिस अल्सर्स। वीनस स्टेसिस अल्सर जो हैं वो आपके एरियाज ऑफ टिश्यू ब्रेकडाउन को कहते हैं और नेक्रोसिस को, जो इम्पेयर्ड वीनस सर्कुलेशन की वजह से डेवलप हो रहे होते हैं। इसमें इम्पेयर्ड वीनस सर्कुलेशन ड्यू टू लैक ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, वीनस इनसफिशिएंसी होती है। वीनस इनसफिशिएंसी क्या होती है कि प्रॉब्लम अगर आ रही हो ब्लड को सर्कुलेट होने में फ्रॉम लेग्स बैक टू द हार्ट, उसको आप कहते हैं वीनस इनसफिशिएंसी। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन टू वीनस सर्कुलेशन, पुअर वीनस सर्कुलेशन कैन कॉज पुअर टिश्यू ऑक्सीजनेशन, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपका रिड्यूस हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है वेस्ट प्रोडक्ट्स की, और ये लीड करते हैं सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली टू सेल डेथ। और कंप्रेशन जो है वो आपका इम्प्रूव करता है वीनस सर्कुलेशन को। फोर्थ आ जाता है आपका इंडिकेशन में रेजिडुअल लिम्ब शेपिंग आफ्टर एम्प्यूटेशन। लिम्ब शेपिंग आफ्टर एम्प्यूटेशन। रेजिडुअल में लिम्ब मतलब रिमेनिंग लिम्ब आफ्टर एन इंजरी, या किसी की टांग कट गई है तो उसमें जो रिमेनिंग लिम्ब रह गई है उसको रेजिडुअल लिम्ब कहेंगे। शेपिंग मतलब उसकी सर्जरी के बाद शेपिंग करना, मॉडिफिकेशन करना, और एम्प्यूटेशन मतलब कि उसमें लिम्ब को कट करके डेड लिम्ब को या डेड टिश्यू को रिमूव करके तो उसके बाद उसमें प्रोस्थेसिस लगा देना। कंप्रेशन जो है वो रेजिडुअल लिम्ब रिडक्शन और शेपिंग के लिए यूज़ की जाती है आफ्टर एम्प्यूटेशन। ये प्रिपेयर करती है लिम्ब को फॉर प्रोस्थेटिक फिटिंग, और स्टैटिक और इंटरमीडिएट बोथ कंप्रेशन टाइप्स इसमें यूज़ की जाती हैं। फिफ्थ आ जाता है आपके पास कंट्रोल ऑफ हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग।
हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग क्या होती है? हाइपरट्रॉफिक मतलब कि ऐसी ट्रॉमा या इंजरी के रिजल्ट में जो है एबनॉर्मल रिस्पॉन्स डेवलप होना, उसको आप कहते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग। और थिकनिंग हो जाना स्किन पे, वहाँ पे एक नोड्यूल टाइप बन जाना, उसको कहते हैं हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग। ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ऑफ डीप बर्न्स एंड अदर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। नॉर्मल स्किन जो है वो आपकी फ्लेक्सिबल या प्लाएबल होती है, एस्थेटिकली प्लीजिंग होती है, मतलब अट्रैक्टिव या फिजिकल अपीयरेंस में प्लेजेंट होती है, मतलब आइज़ को प्लेजेंट लग रही होती है, एंड क्लियरली आइडेंटिफाइबल लेयर्स होती हैं। लेकिन हाइपरट्रॉफिक स्कार्स होते हैं वो ना फ्लेक्सिबल होते हैं, उसमें रेज्ड और रिजिड अपीयरेंस मिलती है और लॉस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ स्किन लेयर्स मिलती है। उसके बाद ये डेवलप होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर कॉस्मेसिस और इंक्रीज विद डिलेड हीलिंग, डीप वुंड, रिपीटेड ट्रॉमा, इन्फेक्शन ऑफ अ फॉरेन बॉडी प्रेजेंट एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। मोस्ट कॉमन एरिया स्टर्नम, बैक, अपर और शोल्डर्स आ जाते हैं। उसके बाद प्रपोज मैकेनिज्म में ये डायरेक्टली करता है शेप, कंप्रेशन जो है वो स्कार टिश्यू को शेप करता है, वहाँ पे एक्ट करता है एज अ मोल्ड या मोल्डिंग एजेंट, और डिक्रीज़ करता है आपका लोकल एडीमा, फैसिलिटेट करता है कोलेजन की ओरिएंटेशन को, और आपकी डिक्रीज़ करता है स्कार फॉर्मेशन बाय कोलेजनेस एक्टिविटी बाय इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2। और उसके बाद कंप्रेशन जो है वो किस किस तरह से अप्लाई की जाती है, इसमें इलास्टिक बैंडेज, सॉफ्ट एडहेरेंट रैप्स, ट्यूबुलर इलास्टिक कॉटन सपोर्ट्स, इलास्टिक कस्टम फिट गारमेंट्स। कंप्रेशन प्रेशर जो है वो 20 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होना चाहिए विद इन 24, मतलब इसको 24 आवर्स पेशेंट को रिकमेंड करना है टू वेयर। लेकिन जब वो शावर ले रहा होगा तो उसको कहना है कि तब उस टाइम सिर्फ वो रिमूव कर दे। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं? स्किन इरिटेशन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ सर्कुलेशन, और उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑफ जॉइंट मूवमेंट। देन आपकी आ जाती हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहले आपकी है कंजेनिटल हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो है या पल्मोनरी एडीमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एक्यूट डीवीटी, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ डीप वेन्स इन लेग्स। और उसके अलावा आपके पास आ जाता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फोर्थ है आपके पास लिम्फेटिक या वीनस रिटर्न जो है उसमें इम्पेयरमेंट आ रही है या ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। इम्पेयरमेंट इन लिम्फेटिक एंड वीनस रिटर्न। फिफ्थ आपके पास आ जाता है सिवियर पेरिफेरल आर्टरी इनसफिशिएंसी। देन है स्किन इन्फेक्शंस, और हाइपरप्रोटीनीमिया। उसके बाद एक्यूट ट्रॉमा और फ्रैक्चर। तो इन सारी कंडीशंस में आपके पास जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कंप्रेशन थेरेपी। देन इसकी प्रिकॉशंस आ जाती हैं इम्पेयर्ड सेंसेशन या मेंटल लेवल अगर होगा तो आपने उसको प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे देखना है। अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, पेशेंट विद ट्यूमर, स्ट्रोक या सेरिब्रोवास्कुलर इंसफिशिएंसी जिसमें ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक आ जाता है, और एट द एरिया ऑफ सुपरफिशियल पेरिफेरल नर्व जिसमें पेरोनियल नर्व पैल्सी आ जाती है, जिसमें वेट लॉस, लॉस ऑफ फैट या मसल मैस की हिस्ट्री होगी, उसमें आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल कंप्रेशन में क्या क्या आ जाता है? एडीमा अगर होगा हार्ट, किडनी या लिवर फेलियर की वजह से तो उसमें कंप्रेशन आप अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उसमें कंप्रेशन मजीद एग्रीवेट कर देता है आपकी अंडरलाइंग प्रॉब्लम को। और अगर टू मच प्रेशर जो है वो अप्लाई किया जाएगा
और वो एक्ट करेगा एज अ टॉर्निक्वेट और ब्लॉक कर देगा आर्टरी को, इस्कीमिया कॉज कर देगा और एडिमा डेवलप हो जाएगा वहाँ पे। फिर आ जाती हैं लास्ट में आपकी एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक। उसमें सबसे पहले आपके आ जाते हैं बैंडेज, प्रेशर गारमेंट्स। उसके बाद आपके पास सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्रेशन बैंडेजिंग में कौन कौन से हैं। जनरली कंप्रेशन बैंडेजिंग किस तरह से करते हैं, वो रैप किए जाते हैं अराउंड अ लिम्ब इन अ फिगर ऑफ 8 और डिस्टली स्टार्ट किए जाते हैं और प्रोग्रेस किया जाता है टुवर्ड्स प्रॉक्सिमल साइड। फिर सर्कुलर, सर्कमफेरेंशियल या स्पाइरल बैंडेजिंग हो सकती है। इसमें मॉडरेट प्रेशर अप्लाई किया जाता है विदाउट इम्पेयरिंग सर्कुलेशन। कोहेसिव गॉज या फोम बैंडेजेस जो हैं वो डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं पेशेंट स्किन पे और अंडर द कंप्रेशन बैंडेज के नीचे अप्लाई किए जाते हैं टू अवॉइड स्लिपिंग ऑफ कंप्रेशन बैंडेज। उसके बाद सॉफ्ट कॉटन यूज़ की जाती है टू एब्जॉर्ब स्वेट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रेशर इवनली। और उसके अलावा रेस्टिंग प्रेशर देखना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलास्टिक व्हेन पुट ऑन स्ट्रेच ईदर द पेशेंट इज मूविंग और नॉट। तो आपने रेस्टिंग प्रेशर भी कंसिडर करना है और वर्किंग प्रेशर भी। वर्किंग प्रेशर क्या होता है, प्रेशर प्रोड्यूस बाय मसल्स व्हेन दे आर एक्टिव एंड पुश अगेंस्ट एन इलास्टिक बैंडेज। मतलब कि जब वो कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसमें कंप्रेशन बैंडेज जो है वो कितना जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसकी स्किन पे, कहीं वो बहुत ज़्यादा रब तो नहीं हो रहा, तो उसको आपने देखना है। उसके बाद अप्लाई जो है ये करते हैं 1 to 2 वीक्स के लिए और इसका प्रेशर जो है 35 to 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रखा जाता है। देन आपका सेमी रिजिड बैंडेज यूज़ किया जाता है जिंक ऑक्साइड का इम्प्रेगनेटेड गॉज के साथ और ये वर्किंग प्रेशर के तौर पे काम करता है ऊनास बूट के लिए। ऊनास बूट इसके साथ कम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है अगर आप लोअर लिम्ब पे कंप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद प्रोसीजर ये है, रिमूव क्लोथिंग एंड ज्वेलरी फ्रॉम द एरिया, इंस्पेक्ट द स्किन इन द एरिया, अप्लाई फोम या कॉटन पैडिंग अराउंड एनाटॉमिकल इंडेंटेशन, ड्रेस या कवर एनी वुंड इन द एरिया अकॉर्डिंग टू द नीड। और उसके बाद कोहेसिव गॉज अप्लाई करेंगे। उसके बाद प्रोटेक्ट करेंगे स्किन को फ्रॉम कंप्रेशन और अवॉइड स्लिपिंग। उसके बाद अप्लाई द कंप्रेशन बैंडेज। लोअर लिम्ब में अगर आपने कंप्रेशन गारमेंट अप्लाई करना है तो आप पहले एंकल जॉइंट पे अप्लाई करेंगे, फिर फिक्स करेंगे बैंडेज को, देन टुवर्ड्स द फुट मूव करेंगे। उसके बाद लेग की तरफ जाएंगे और अप टू द थाई जो है आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर फुट जो है उसमें फुट में आपने मीडियल टू लेटरल हमेशा मूव करना है कंप्रेशन गारमेंट अप्लाई करते हुए। अपर एक्सट्रीमिटी में पहले आप रिस्ट पे लगाएंगे, फिर फिक्स करेंगे बैंडेज, देन उसको हैंड की तरफ मूव करेंगे, देन उसको एल्बो आर्म की तरफ लेकर जाएंगे। एडवांटेजेस की होती हैं कि ये इनएक्सपेंसिव है, क्विक टू अप्लाई है, अवेलेबल होता है इजीली, एक्सट्रीमिटी जो है वो यूज़ की जा सकती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और सेफ फॉर एक्यूट कंडीशंस। उसके बाद डिसएडवांटेजेस कुछ होती हैं कि ये जो है अलोन अगर यूज़ किया जाए, अकेला किसी के साथ कम्बिनेशन में ना यूज़ किया जाए तो ये रिड्यूस नहीं करता है एडिमा। उसके बाद इसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं किसी थेरेपिस्ट को, जो जिसको इसमें एक्सपर्टीज़ हैं वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसको नहीं आता अप्लाई करना वो अप्लाई ना करे। उसके बाद कंप्रेशन गारमेंट्स आ जाते हैं, वेरियस साइजेस के हो सकते हैं, शेप हो सकती है इनकी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द एरिया टू बी ट्रीटेड, मेड ऑफ वॉशेबल लाइक्रा, स्पेंडेक्स एंड नायलॉन और मॉडरेट इलास्टिसिटी होती है, कम्बिनेशन ऑफ रेस्टिंग और वर्किंग प्रेशर मिलता है इसमें आपको। कंप्रेशन गारमेंट्स जो हैं वो एडिमा कंट्रोल और मॉडिफाई स्कार टिशू आफ्टर बर्न 20 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इसका प्रेशर होता है। एप्लीकेशन टेक्निक ये होती है कि उसको अप्लाई किया जाता है बाय फोल्डिंग अप, उसके बाद प्लेसिंग देम डिस्टली फर्स्ट एंड देन ग्रेजुअली अनफोल्डिंग देम प्रॉक्सिमली। उसके बाद हाई टेंशन कंप्रेशन गारमेंट्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं फॉर अ पेशेंट टू वेयर, तो इसमें इसी वजह से 2 लो कंप्रेशन गारमेंट्स लिए जाते हैं, मतलब कि जिनके दोनों के प्रेशर जो हैं वो लो होंगे। कंप्रेशन गारमेंट्स जो हैं वो रिप्लेसमेंट उनकी ज़रूरी होती है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ हो जाती है या लिम्ब साइज़ जो है वो चेंज हो रहा होता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की आ जाती हैं, ये क्वान्टिफाइबल होता है, ये एक्सट्रीमिटी यूज़ करने में रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करता ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, थिन नॉट अट्रैक्टिव होता है कलर्स में, सेफ फॉर एक्यूट कंडीशंस 24 आवर्स अ डे ये वेयर किया जा सकता है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस हैं, ये एडिमा रिड्यूस नहीं करता, मोर एक्सपेंसिव होता है और नीड टू बी फिटेड अप्रोप्रिएटली, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और डेक्सट्रिटी जो है वो मेंटेन करनी ज़्यादा मुश्किल होती है, हॉट हो जाता है वार्म वेदर में। थर्ड आ जाता है इंटरमीडिएट न्यूमेटिक कंप्रेशन पंप, ये है इंटरमीडिएट कंप्रेशन प्रोवाइड करता है पंप, इसके साथ एक अटैच होता है और एक स्लीव अटैच होती है, इसमें सॉक्स या ग्लव पैटर्न आप उसको कहते हैं। इसमें आपके पास आ जाता है यूज फॉर नंबर ऑफ आवर्स अ डे विद ब्रेक्स। स्टैटिक कंप्रेशन जो है वो बिटवीन द ऑफ टाइम्स टू मेंटेन एडिमा रिडक्शन और मोस्टली यूज़ किया जाता है सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए।
कम्बिनेशन ऑफ इंटरमिटेंट और स्टैटिक कंप्रेशन जो है वो बेनिफिशियल होता है इन पर्पसेस के लिए। और उसके बाद लिम्फेडीमा के लिए स्पेसिफिक मसाज टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं टू फर्स्ट रिड्यूस एडीमा एंड देन अप्लाई कंप्रेशन गारमेंट्स। प्रोसीजर इसका ये होता है कि कंप्रेशन आपने देख लेना है कि कंप्रेशन इसमें सिचुएशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो नहीं है, ज्वेलरी रिमूव करनी है, क्लोथिंग रिमूव करनी है, इंस्पेक्ट करना है एरिया को, वुंड्स चेक करने हैं, उसके बाद पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा के एलिवेट कर देना है अफेक्टेड लिम्फ को। उसके बाद अप्लाई करना है स्लीव मेड ऑफ वॉशेबल नियोप्रीन एंड नायलॉन और विनाइल स्लीव्स। सिंगल चैम्बर स्लीव भी होता है और सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग चैम्बर्स भी होता है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन टाइम आ जाता है। इन्फ्लेशन टाइम वो पीरियड होता है जिसमें कंप्रेशन स्लीव जो है फिल किया जाता है विद एनी एयर। जैसे हमने इसमें इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन पम्प में पढ़ा कि एक मोटर अटैच होती है, वो इसको फिल अप कर देती है। इसका इन्फ्लेशन टाइम जो है वीनस स्टैटिक अल्सर्स और डीबीटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो 80 to 100 सेकेंड्स होना चाहिए और डिफ्लेशन जो है 25 to 50 सेकेंड्स होना चाहिए। फिर आ जाता है इन्फ्लेशन प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन टाइम जो है वो मेजर किया जाता है मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन प्रेशर। फिर टोटल ट्रीटमेंट टाइम जो है वो 1 to 4 आवर्स पर ट्रीटमेंट होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी 3 times पर वीक और 4 times पर डे। फिर इसकी डिसएडवांटेजेस हैं कि ये मूव करता है फ्लूइड को, इसीलिए फ्लैसिड लिम्स के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्वांटिफाइबल होता है, सीक्वेंशियल कंप्रेशन प्रोवाइड करता है, लेस फिंगर्स और हैंड डेक्सट्रिटी रिक्वायर्ड करता है इसमें। उसके बाद रिवर्स एज वेल एज कंट्रोल एडीमा। डिसएडवांटेजेस में लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ किया जा सकता है, एक्सपेंसिव होता है, इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए रिक्वायर्ड होनी चाहिए, पंपिंग मोशन जो है वो एग्रीवेट भी कर सकता है आपकी एक्यूट कंडीशन को। तो ये हमारा कंप्रेशन का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया है ट्रैक्शन थेरेपी, तो वो हम देख लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।